दरअसल जिस पर जुल्म हो रहा है वो बहुत सहनशील है। उसके बारे में मिथ ये फैलाई जाती है, झूठ ये फैलाया जाता है कि साहब वो बहुत उग्र है, वो बहुत ज्यादा वायलेंट है। जबकि आज लोगों के सामने साबित हो चुका है पूरी दुनिया में कि इतना जुल्म सहने के बावजूद भी खामोश जो कौम खामोश बैठी है उससे ज्यादा शांत कौन होगा, बिल उससे ज्यादा मनपसंद कौन होगा। फैलाया तो ये जाता था ना, नैरेटिव ये था कि साहब उग्र है ये लोग। अब देखिए, मस्जिदें हमारी शहीद कर दी, हम शांत हैं। अभी संभल के अंदर 5 बच्चे शहीद कर दिए, हम शांत हैं। एक बार सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे हो ही नहीं सकता था बिना ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन के, दोबारा परमिशन लेने नहीं गए, हम फिर भी खामोश हैं। इतना तमाम मॉब लिंचिंग हो रही है, हम खामोश हैं। वक्त पर कानून लेके आ रहे हैं कि साहब हम आपके वक्त को छीन लेंगे, साफ करें, डग्गे की चोट पर पास कर देंगे, हम फिर भी खामोश हैं। तो सोचिए ना कितने सब्र वाले लोग हैं हम, कितने आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। हर बार जैसे ही चुनाव खत्म होता है और आकलन शुरू होता है, प्रिडिक्शन चल रहा होता है और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो जरूर ईवीएम एक बार फिर चर्चाओं में जोर पकड़ लेता है। इस बार पहले हरियाणा चुनाव परिणाम, उसके बाद महाराष्ट्र में प्रचंड जीत एनडीए की और बीजेपी की, फिर उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर बाई इलेक्शन के रिजल्ट ने तो एकदम ईवीएम को सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बार फिर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का शोर बरपा हो चुका है। और हो क्यों ना, चुनाव में आम चुनाव के अंदर एनडीए के जीत की बढ़ती हुई सुनामी और इंडिया गठबंधन के सिकुड़ते हुए जनाधार और डूबते हुए टाइटैनिक के बाद से एक बार फिर ईवीएम के साथ साथ चुनाव के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी बड़ा बवाल शुरू हो गया। आज उदित राज जी, उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 दिसंबर को होने वाली महारैली, कांग्रेस की महारैली जो दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित होने जा रही है, उस पर विशद चर्चाएं हुई। इत्तेफाक कह सकते हैं कि हमने अगस्त सितंबर में ही तारीख तय कर दी थी 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करना। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ईवीएम पर, यानी जिस मुद्दे को लेकर हम रैली कर रहे थे, ईवीएम पर उन्होंने एक स्पष्ट लाइन ले लिया। अभी तक लाइन हाँ ना चल रही थी, लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी गई थी नफरत हटाने के लिए, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा होगी। तो 1 दिसंबर को जो रैली है रामलीला मैदान में, मैं यह कह सकता हूँ इस वर्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो भी इत्तेफाक से ही कहूंगा कि वक्त का मुद्दा हमने लिया था। वक्त के बिल के ऊपर अब चर्चा होने जा रही। अब वक्त की सुनवाई जो जेपीसी कर रही है, उसको 1.25 करोड़ मेल मिले हैं सुझाव के रूप में, और चेयरमैन ने कह दिया कि हम इसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। 1.25 करोड़ सुझाव को इतनी जल्दी पढ़ लिया उन्होंने। और वक्त की प्रॉपर्टीज को सरकार छीनना चाहती है, यह भी मुद्दा है। इसके ऊपर अथॉरिटी है, शाहिद अली जी बात रखेंगे। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था पहले लोकसभा चुनाव के बाद, जब पहला भाषण उनका हुआ था, कि हम जीते या हारे हमें ईवीएम ना मंजूर। तो जजेज की ये जो भाषा है, ये या जो सोच है, ऐसे सोच में न्याय नहीं मिलने वाला।
जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने फैसला दिया था जिसकी वजह से जर्मनी से ईवीएम हट गई थी। हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है उसका व्यवहार क्या फर्क है। तो आज प्रेस वार्ता में यही हमारा मुद्दा है। इसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, पार्टियां हैं, उनको आप जोड़ेंगे इनसे? हम तो जो बीजेपी के भी एमपी हैं, शुरू का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी हैं, सभी को हमने पत्र लिख दिया है आकर के हमारे मंच पर बोले कि संविधान बचाने के पक्ष में है कि नहीं पक्ष में। सर, ईवीएम को हटाने का पहले भी आपने बहुत प्रयास किया। बीच में वकीलों का और कुछ समाजसेवी संगठनों ने प्रचंड आंदोलन चलाया, लेकिन हासिल क्या हुआ? उस समय भी मैंने बोला था, उस समय कुछ लोगों ने लफाजी करी कि हम ईवीएम के खिलाफ फैसला ले आ रहे, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। वो लफाजों के साथ मैं नहीं था। उस समय भी कहता था कि नागरिक समाज का आंदोलन, सिविल सोसाइटी का आंदोलन एक सहयोगी हो सकता है जब तक राजनीतिक दल नहीं आते। अब राजनीतिक दल आ गए हैं, कल से बात क्लियर हो चुकी है, अब देश में अभियान होगा। सर, चुनाव में जो पुलिस की भूमिका रही उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में, राजनीतिक कोई बात नहीं करूंगा। लंच पर आप आई हैं व्यक्तिगत तौर से, जिससे जो बातचीत लंच पर, और हम अपनी 1 दिसंबर की रैली के बाद कल राहुल गांधी जी ने अपने कार्यक्रम में कहा भी कि 50% से ज्यादा बैकवर्ड कास्ट की जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी आबादी है, लेकिन उनका जो है कहीं भी क्लियर रूप से जानकारी नहीं मिल पाती। तो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, उस चीज को लेकर के हम लोग जो है ये रैली कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना में जो इस देश का संसाधन है उसका समुचित बंटवारा हो जाए। इस बात को लेकर के हम जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं। और जातिगत जनगणना कांग्रेस ने तेलंगाना में कल से लागू भी कर दिया कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। तो हमारा जो डोमा परिसंघ है उसका मुख्य उद्देश्य जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि उत्तर भारत में, खासकर अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है उससे क्लियर हो गया है कि प्रदेश में कितनी बैकवर्ड जातियां हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने जनरल हैं। अब उस हिसाब से जो संसाधन है उसका डिवाइड किया जाएगा और उस हिसाब से किसकी क्या स्थिति है। उसमें जनरल कास्ट के भी लोगों की जो स्थिति अच्छी नहीं है आर्थिक रूप से, उनको भी हम लोग जो है जातिगत जनगणना से क्लियर कर लेंगे। जी साहब ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ये वक्त प्रॉपर्टियां वो प्रॉपर्टियां हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ करके। वो बताइए, मिनिस्टर है पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, जबकि जो लोग पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया, ये कह के कि इवैक्यू प्रॉपर्टी है। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना इस देश के अंदर, और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदुस्तान में आए उनको तमाम प्रॉपर्टियां अलॉट की गई। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान छोड़ करके, उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया इवैक्यू प्रॉपर्टी के तौर पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना 1964 तक, वो पूरी तरह से उसमें रहा। वो तमाम प्रॉपर्टियां जो भी लोग यहाँ से चले गए। तो ये जो कमाल की चीज है, अजीब तरह के वो आर्गुमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात यह है कि 1.25 करोड़ जब उनको ईमेल गए हैं, 1.25 करोड़ उनको पास सेशंस गए हैं, उन्होंने पढ़ कहां से लिया? और ये बचकानी जो बातें कर रही है बिल्कुल कमाल की बात है। बेसिकली क्या है कि ये जो चीजें चल रही हैं कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी आदिवासी, बेसिकली एंटी इंडिया इनकी बातें हैं। ये कि उदित राज जी, जो देश के करोड़ों असंगठित मजदूर और कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डोमा परिसंघ जैसे एक गैर राजनीतिक संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट, कद्दावर शख्सियत, साहसी वक्ता, डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव शाहिद अली साहब। जब प्रेस वार्ता समाप्त हो गई तो मैंने उनसे वक्फ के मुद्दे पर, जो आजकल सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है, और इस मामले को डोमा परिसंघ की तरफ से वही देख रहे हैं, मैंने उनसे कुछ सवालों के जवाब
मांगे और जिस पर उन्होंने बड़ी साफ गोई, साहस और स्पष्टवादिता के साथ जवाब दिया। क्या खतरा देख रहे हैं वक्फ बोर्ड पर? क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ बोर्ड संभालने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अंदर जा चुके हैं। देखिए, खतरा तो बिल्कुल सामने है, खतरे वाली तो बात ही खत्म हो गई। उनका तो अटैक अब बिल्कुल आखिरी सीमा में आ चुका है और वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन हम डंके की चोट पे पास करेंगे। भाई, डंके की चोट पे करेंगे तो आपने जेपीसी वाला ड्रामा क्यों किया था? यानी आपका जेपीसी वाला ड्रामा था। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि साहब वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट असंवैधानिक है, क्योंकि बच्चों की सी बातें कर रहे हैं वो। ठीक है, अब ये सोचिए, इतनी बचकानी बात है कि आप हिंदू एंडोमेंट एक्ट को भी क्या असंवैधानिक कहेंगे? क्या आप जो भारत के अंदर ट्रस्ट एक्ट है उसको भी असंवैधानिक कहेंगे? तो ये ट्रस्ट ही तो है, इसमें प्रॉपर्टी अल्लाह को दी जाती मानते है। हैं कि कानून का खुलकर उल्लंघन हो रहा है? सर, कानून का उल्लंघन नहीं हो, कानून का कत्ल हो रहा है, कानून का कत्ल खून हो रहा है। ठीक है, संविधान की हत्या हो रही है। तो ये सीधे सीधे सी हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है। इस बात को कहना कि ये एक्ट असंवैधानिक है, ये संविधान की हत्या है अपने आप में। ऐसा लग रहा है कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वो अल्पसंख्यक एक तरफ से बेखौफ है, बेखबर कहूंगा, बेखौफ तो नहीं, बेखबर है। इसका असर कितना पड़ने वाला है ये आप बताइए। जिस पर जुल्म हो रहा है वो अज्ञानी है या उसको पता नहीं है, खतरे का अंदाजा नहीं है। खतरे का अंदाजा सब कुछ है, सारी चीजें हैं। दरअसल जिस पर जुल्म हो रहा है वो बहुत सहनशील है, उसके बारे में मिथ ये फैलाई जाती है, झूठ ये फैलाया जाता है कि साहब वो बहुत उग्र है, वो बहुत ज्यादा वायलेंट है। जबकि आज लोगों के सामने साबित हो चुका है पूरी दुनिया में कि इतना जुल्म सहने के बावजूद भी जो कौम खामोश बैठी है उससे ज्यादा शांत कौन होगा, उससे ज्यादा मनपसंद कौन होगा? फैलाया तो ये जाता था ना, नैरेटिव ये था कि साहब उग्र है ये लोग। अब देखिए, मस्जिदें हमारी शहीद कर दी, हम शांत हैं। अभी संभल के अंदर 5 बच्चे शहीद कर दिए, हम शांत हैं। एक बार सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे हो ही नहीं सकता था बिना ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन के, दोबारा परमिशन लेने नहीं गए, हम फिर भी खामोश हैं। इतना तमाम मॉब लिंचिंग हो रही है, हम खामोश हैं। वक्त पर कानून लेके आ रहे हैं कि साहब आपके वक्त को छीन लेंगे, साफ करें, डंके की चोट पर पास कर देंगे, हम फिर भी खामोश हैं। तो सोचिए ना कितने सब्र वाले लोग हैं हम। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम हम सोच कर ये रह गए तो बेहतरीन कल आएगा कैसे? सर, ये इनका आखिरी सितम नहीं है। ये लोग 1926 से यही कोशिशें कर रहे थे, जिसमें अब आके कामयाब हो रहे हैं। तो ये आखिरी सितम नहीं है, अभी तो इनकी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि सितम की तो बहुत इंतहा है, लेकिन आज की डेट में मुकाबला है सच में और झूठ में। सनातन वक्फ की बात हो रही है। सनातन वक्फ बनाए, हमें क्या दिक्कत है? आप सनातन वक्फ बनाइए, आप क्रिश्चियन वक्फ बनाइए, आप करिए ना, हमारे अल्फाजों को इस्तेमाल करिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई? इस्लाम तो है ही सभी के लिए ना, कोई मुसलमानों के बाप की बकौत तो है नहीं इस्लाम। आप भी बनाइए वक्फ, हमें कम मना किया, आप बिल्कुल बनाइए। ठीक है, वक्फ के बाद फिर अल्पसंख्यकों को साइड लाइन और हाशिए पर डालने के लिए बचता क्या है? सर ऐसा है, अगर वक्त खत्म हो गया तो बेसिकली हम खत्म हो गए। आप ये ध्यान कर लिए, हाशिए पे तो हम आज की डेट में पड़े हुए हैं, हाशिए में तो है आज की डेट में। अब सोचिए ना, इस देश के अंदर अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री में मुसलमान नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एमपी एमएलए की तो बात छोड़ दी उनकी पार्टी की। ठीक है, तो जिस देश के अंदर आप बात करते हो बराबरी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी की बात करता है, वहां पर आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, आपका जीरो रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसके बारे में हवा ये की जाती है कि साहब, जबकि हवा की जाती है कि वो वहां पर क्या जुल्म करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने बाकायदा माइनॉरिटीज के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। हमारे लिए कहा यहाँ पर तो हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं चुने जाएंगे, असेंबली में नहीं चुने जाएंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, हाशिए पे तो हम हैं। अब हमें खत्म करने की तैयारियां हैं। अगर सोचिए, वक्त छीन लिया इन्होंने तो कहाँ दफन होंगे, कहाँ नमाजें पढ़ेंगे, कौन सी खानकाहों में जाएंगे? तो आप खत्म तब होंगे, इसलिए इनकी पूरी कार्रवाई। चलते चलते आखिरी सवाल, कहा यही जाता है देश में सेकुलरिज्म जो है बरकरार है, या ये बहुत बुलंदी पर रहा कभी, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुसंख्यक हिंदुओं की वजह से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल शक नहीं है। तो बहुसंख्यक आबादी के लिए, वो लोगों के लिए जो देश की बेहतरी के लिए सोचते हैं, कल सुनहरे दौर का इंतजार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की पैरवी कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे उनके लिए? देखिए,
जो इस देश में हिंदू है, ठीक है, वो हमेशा से बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, अमन पसंद है, मुसलमानों की तरह ही, बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं है। और यही तो इस देश में कॉन्सेप्ट था जब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम लोग, हमारे मजहब में कोई ऐसी चीज नहीं है, मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए मुसलमानों के जो उलमा थे उन्होंने भी कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दिन तुम मुबारक, हमारा दिन हम मुबारक, हम लोग साथ साथ रह सकते हैं। लाइक रहा देयर इज नथिंग लाइक दैट कि हम साथ नहीं रह सकते। तो यही तो एक प्यार है। लेकिन इसमें से उन लोगों ने क्या किया है, तकरीबन 25 से 30% लोगों को उन्होंने जिहादी बना दिया। उन्होंने जिहादी बना दिया, मैं कह रहा हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, 25-30% लोगों को। और जिन्हें हर चीज में क्या नजर आता है, कभी कहती है साहब ये लैंड जिहाद कर रही, कभी कहती है साहब ये यूपीएससी जिहाद कर रही, कभी कहती है साहब ये लव जिहाद कर रहे हैं, कभी कहती है ये कपड़े जिहाद कर रही हैं। हाँ, तो इस तरह से उन्हें हर चीज में जिहाद नजर आता है। ये कमाल की बात है, उन्हें इंसानियत नजर ही नहीं आती। लेकिन ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। जैसे हर दौर में तकरीबन जब जब फिरौन आया है, मूसा भी जरूर आया है, और मूसा ने फिरौन का खात्मा किया है, तो इस जुल्म का भी खात्मा होगा इंशाल्लाह जरूर। शाहिद अली के स्पष्टवादिता, साहस, सूझबूझ, जानकारी और सुदृढ़ शख्सियत के बारे में अवध के एक नामचीन शायर M.K. राही का एक शेर याद आ जाता है। झूठ को झूठ, सच को सच कहना, झूठ को झूठ, सच को सच कहना, हौसला चाहिए जिगर के लिए।